नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 6 अगस्त 2020 और आज के हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस डिस्कशन के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है डेली करंट अफेयर्स विद सौरभ सोलंकी। यहाँ नीचे मैंने उसकी आपको लिंक भी दे दी है, अगर आप चाहें तो इस लिंक को भी टाइप करके हमारे चैनल को देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, क्वेरी आती है, तो आप हमें नीचे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ बेरूट एक्सप्लोजन। क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों आया बेरूत? क्योंकि रिसेंटली ये जो लेबनान है ना, इसकी कैपिटल है बेरूत। यहाँ पर ये देखिए, बेरूत की लोकेशन देखिए आप। यहाँ पर क्या हुआ ना, एक्सप्लोजन हुआ, काफ़ी हैवी एक्सप्लोजन हुए और उसमें करीब 4000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं और कई 100 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी कारण ये बेरूत न्यूज़ में आ गया है। ठीक है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ उसका रीज़न क्या था, इस एक्सप्लोजन को ट्रिगर कैसे किया गया? तो ट्रिगर हुआ है ये अमोनियम नाइट्रेट के थ्रू। ठीक है। ये जो आपका अमोनियम नाइट्रेट होता है, ये आपका एग्रीकल्चर में जो यूरिया का आप यूज़ करते हैं ना, उसका ही एक कंपोनेंट होता है। ठीक है। ऐसे तो नॉर्मल सिचुएशन में ये एक्सप्लोसिव नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर इसको डायनामाइट या फिर आरडीएक्स वगैरह के साथ यूज़ किया जाए तो ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला ज़रूर बताएं। ठीक है, कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो ये था पूरा बेरूत एक्सप्लोजन से रिलेटेड आर्टिकल। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ पोकली राइस। क्या हुआ है, पहले हम पोकली राइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम कंटेस्ट देखेंगे कि न्यूज़ में क्यों आया है। सबसे पहले तो पोकली राइस जो है, ये एक वैरायटी है राइस की। इसका क्रॉपिंग कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है केरला में। ठीक है। केरला में ये जीआई टैग मिला हुआ है केरला को पोकली राइस के लिए। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि पोकली राइस को जीआई टैग किस राज्य के द्वारा मिला हुआ है। ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों ये इंपॉर्टेंट है? होता क्या है कि जो आपकी कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, जितने भी कंट्री में, ये जैसे कि ये कोस्टल एरियाज़, यहाँ पे होता क्या है ना कि साल में 1-2 बार साइक्लोन आते रहते हैं। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रॉप होती है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये जो पोकली राइस होता है ना, ये रेजिस्टेंस होता है किसके प्रति? जो आपका सी वाटर होता है। जब साइक्लोन के द्वारा या फिर टाइड्स के द्वारा ये जो सी वाटर आके आपके खेतों में पहुंच जाता है, उससे राइस वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन ये पोकली राइस की एक स्पेशलिटी है कि ये जो है किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं होता है सी वाटर के मिलने से। इसको कोई नुकसान नहीं होता है, कोई हार्म नहीं होता है इसको। ठीक है। ये सी वाटर को झेल सकता है। ठीक है। और अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि वेस्ट बंगाल ने इस राइस की एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसको उगाने की शुरुआत की है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल ने। ठीक है। लेकिन ये जीआई टैग किस राज्य को मिला हुआ है? तो केरला को मिला हुआ है पोकली राइस के लिए। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, ये क्या है? सी वाटर रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये जो क्रॉप है ये सी वाटर रेजिस्टेंस है। ठीक है। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इस समय स्कूल और कॉलेजेस वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो बच्चों की जो एजुकेशन है ना, उसको काफ़ी हार्म हो रहा है। तो इसी बात को देखते हुए एमपी की गवर्नमेंट ने ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, ये एमपी की गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। एमपी की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम। इसमें होगा क्या कि बच्चों को घर पर ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्मार्टफोन्स के द्वारा ना लाइव क्लासेस वगैरह पढ़ाई जाएंगी। इस प्रकार का इसमें कुछ प्रोविजंस हैं। लेकिन ये न्यूज़ में क्यों आया कि रिसेंटली एक स्टडी में पता चला कि सिर्फ 30% बच्चे, जो एमपी के 30% बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सिर्फ वही इस प्रोग्राम का लाभ उठा पा रहे हैं। ठीक है। इसके हम रीजंस भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है, सिर्फ इतनी कम पॉपुलेशन ही क्यों इस प्रोग्राम से जुड़ पाई है। ठीक है। देखिए, पहले हम थोड़ा सा हमारा घर हमारा विद्यालय के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो है सबसे पहले तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एमपी ने लॉन्च किया, मध्य प्रदेश की स्कीम है। इसका टारगेट क्या है कि करीब जो एजुकेशन है वो घर बैठे करीब 22 लाख बच्चों तक पहुंचाई जाए। ठीक है ना। कोरोना
कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा जो स्कूल बंद हो गए हैं उससे बच्चों को नुकसान ना हो, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इसके पीछे का जो आइडिया है वो क्या है कि स्टडी रेगुलरली एट होम एंड आल्सो लर्न लाइफ स्किल फ्रॉम देयर एल्डर्स। घर बैठ के बच्चे ना अपने बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसा अब कुछ भी नहीं रहा है। और अगर किसी ने एजुकेशन पॉलिसी नहीं देखी है तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। तो क्या होगा कि ये बच्चे घर पर रहेंगे तो वो अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीख सकेंगे, साथ ही साथ उनकी जो पढ़ाई है, जो स्कूल एक एकेडमिक एजुकेशन है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, हमारे इस पूरे प्रोग्राम में होगा क्या, देखिए जो दूरदर्शन टीवी पर जो दूरदर्शन का जो चैनल आता है उस पर क्या किया जाएगा, मॉड्यूलर प्रोग्राम एयर्स ऑन दूरदर्शन मध्य प्रदेश चैनल। उसमें क्या होगा ना कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोग्राम आएंगे, ठीक है। उन प्रोग्राम्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो रिकैप, जो आपने पढ़ा उसका रिकैप होगा, ठीक है। फिर अगला जो प्रोग्राम आएगा वो होगा डिलीवरी ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। फिर अगले प्रोग्राम में आपको उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस की जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के 3 प्रोग्राम्स आपको दूरदर्शन मध्य प्रदेश चैनल पर मिल जाएंगे फिक्स टाइम स्लॉट में, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होगा, तो बच्चे उन चैनल कर देख कर पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसके आगे की को और मैं आपको बातें बता देता हूँ। तो फिर जो प्रोग्राम आ गए टीवी पर उनको बच्चों ने देख लिया। अब होगा क्या कि उन प्रोग्राम से रिलेटेड नोट्स, ठीक है, अगर बच्चों को कोई क्वेरी आती है तो वो क्वेरी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह के लिए, तो स्कूल क्या करेगा ना, टीचर्स वगैरह उनको व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कोई और अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा व्हाट्सएप लेड डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सिर्फ 30% बच्चे ही क्यों इसको अटेंड कर पाए हैं, ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं अटेंड कर पाए हैं। तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ऑनलाइन लर्निंग करनी है अगर आपको, तो सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। लेकिन आपको पता है रूरल एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्शन की काफ़ी दिक्कत होती है। इंटरनेट क्या, सिग्नल ही मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद हर घर में मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना। स्मार्टफोन जो है ना हर घर में अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो वो बड़ों के पास अवेलेबल है। तो बड़े क्या करते हैं, अपने साथ उसको लेके काम पे चले जाते हैं, अपनी जॉब पर चले जाते हैं, तो बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन होता नहीं है, ठीक है। इसी कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते मोबाइल के थ्रू। और क्या प्रॉब्लम्स हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन भी अवेलेबल है तो घर में सिर्फ एक ही मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है और बच्चे पढ़ने के लिए ज़्यादा हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन कितनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो इस प्रोग्राम में आ रही हैं। तो इसके सॉल्यूशन तो आप खुद ही बता सकते हैं क्या सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में इसके कुछ 3-4 सॉल्यूशन भी बता दीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ डिफेमेशन, ठीक है। ये हमेशा न्यूज़ में रहता है ना, डिफेमेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आपके लिए इसका कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हुआ है मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। एक तृणमूल कांग्रेस की ऐप भी है, महुआ मोइत्रा, ठीक है। अगर मैं उनका प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। महुआ मोइत्रा जो है तृणमूल कांग्रेस की एक एमपी हैं, उनके अगेंस्ट जी न्यूज़ ने क्या किया था, डिफेमेशन का केस किया था, ठीक है ना। कुछ रीजंस को लेकर किया होगा कुछ, उसके अगेंस्ट महुआ मोइत्रा ने चैलेंज किया था उस डिफेमेशन केस को, कहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अब क्या किया है कि ऑर्डर दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि जो उन्होंने चैलेंज लगाया है उसके चैलेंज पर एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो ये कंटेस्ट था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिफेमेशन, ठीक है। हम डिफेमेशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। क्या होता है डिफेमेशन, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। देखिए हम बेसिक से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट टू स्पीच का एक फंडामेंटल राइट दिया है, ठीक है। क्या हो गया ये, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, हाँ ठीक है। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल स्पीच का है ना, राइट टू एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको प्रोवाइडेड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आपने मान लीजिए उस राइट का यूज़ करते हुए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, आप किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हो। एक सज्जन व्यक्ति के अगेंस्ट है ना, उसने कभी अपनी ज़िंदगी में गाली तक नहीं दी हो, इतना अच्छा इंसान हो वो, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट आपने कुछ बुरा बोल दिया कि भैया ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, इसने कुछ गलत काम किए हैं, उसने किए नहीं ऐसा भी, ठीक है।
आपने इस व्यक्ति की इमेज को गिराने की कोशिश की, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, इसको बुरा लगा ये बात कि यार ऐसे कैसे मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया तुमने, ठीक है। ये जाएगा कोर्ट, ठीक है ना। कोर्ट में करेगा आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस कि सर इन्होंने, जो ए व्यक्ति हैं, इन्होंने मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की है समाज में, ठीक है ना, कुछ भी ऊल जलूल बयान देकर, ठीक है। तो ये होता है डिफेमेशन केस, ठीक है। जब आपके खिलाफ आपकी इमेज को, ठीक है ना, आपकी जो रेपुटेशन है किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, या फिर आप किसी बिजनेस, है ना, कॉर्पोरेट के अगेंस्ट कुछ बोलें, किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ बोल दें, या ग्रुप के अगेंस्ट, या इवन गवर्नमेंट, रिलीजन और नेशन के अगेंस्ट कुछ बोलें, तो आपके खिलाफ डिफेमेशन केस हो सकता है, आपको जो है कोर्ट में लेके जाया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया आपको डिफेमेशन, ठीक है। अब देखिए डिफेमेशन जो केसेस होते हैं ना आपकी इमेज को ख़राब करने वाले, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सिविल हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्रिमिनल, ठीक है। सिविल केसेस में क्या होता है ना, आपको उतनी हार्श पनिशमेंट नहीं मिलती। अगर आपने किसी के खिलाफ कुछ गलत बयान दिया और आपके खिलाफ डिफेमेशन केस लग गया और साबित हो गया कि आपने जो गलत बयान दिया है, और सिविल केसेस में क्या होगा ना, आपको उतना ज़्यादा कठोर पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन क्रिमिनल केसेस में आपको जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, प्लस दोनों हो सकता है, जेल भी और प्लस फाइन, या फिर जेल या फिर फाइन, दोनों में से कोई एक, ये भी हो सकता है, ठीक है। डिफेमेशन केसेस, सॉरी, जो सिविल केसेस होते हैं ना डिफेमेशन वाले, वो फॉलो करते हैं आपके लॉ ऑफ टॉर्ट को, ठीक है। जितना आपने गलत किया उतनी ही आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ इसका प्रोविजन है। लेकिन जो आपके सिविल डिफेमेशन के केसेस होते हैं वो मेंशन है अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार न्यूज़ में आता रहता है, साल में 1-2 बार न्यूज़ में आ ही जाता है, ठीक है। अब देखिए इस डिफेमेशन केसेस से रिलेटेड ना कुछ इश्यूज़ हैं, सर्टेन इश्यूज़। क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहले तो इसका मिसयूज़ बहुत होता है, ठीक है ना। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बुरा बोल दो बहुत ईजिली, फिर वो आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर देगा, या फिर उस व्यक्ति ने सच में गलत किया है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर देगा। तो मतलब हरास करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है ना। और होता क्या है, एक बार अगर केस हो गया आपके खिलाफ डिफेमेशन का, तो फिर केसेस आपको पता है कितने लंबे चलते हैं इंडिया में, ठीक है ना, सालों साल चलते रहेंगे। भले आपको पनिशमेंट मिले ना मिले, लेकिन ये जो प्रोसीजर होती है ना केसेस की, वही आपके लिए पनिशमेंट बन जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इसका मिसयूज़ होता है, व्यक्ति को फंसा दिया जाता है इसमें, ठीक है। फिर क्या, हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि फंडामेंटल राइट्स के बीच में ना हमेशा टकराव होता रहता है। 2 फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, इस पॉइंट को ना बहुत अच्छे से समझिएगा। आपके 2 फंडामेंटल राइट जिनके बीच में टकराव होता है डिफेमेशन के कारण, वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके, एक तो सबसे पहले राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, आपका आर्टिकल 19 के अंडर आता है जो, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा आर्टिकल है आपका राइट टू लाइफ, है ना, आर्टिकल 21। जो आर्टिकल 21 है और जो आर्टिकल 19 है, इनके बीच में टकराव होता है। कैसे टकराव होता है? मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल सकते हो। अगर आप उस व्यक्ति की डिग्निटी को हार्म कर रहे हो, जो कि आर्टिकल 21 में आता है, तो वो उन दोनों के बीच में एक टकराव का रीज़न बन जाता है, ठीक है। अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन अराइज होती है ना, तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आई हुई हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, आइए उनको समझते हैं, ठीक है ना। अगर 2 फंडामेंटल राइट के बीच में कोई टकराव हो रहा है, जैसे कि आर्टिकल 21 और 19 के बीच में कोई टकराव है, तो सबसे पहले तो देखिए कौन सा केस था 2014 का सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या हुआ था, कोर्ट ने क्या बोला था, कोर्ट अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 499 एंड 500, ठीक है ना। इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कोर्ट ने वाजिद माना था। क्यों वाजिद माना था? उन्होंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति की जो फंडामेंटल राइट है ना, जो स्पीच और एक्सप्रेशन है, उनको हार्म नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी व्यक्ति को अपना एक्सप्रेशन करने का अधिकार है तो वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपने अपना फंडामेंटल राइट का यूज़ किया, इट शुड नॉट रूइन सोली बिकॉज अनदर इंडिविजुअल कैन हैव दिस फ्रीडम। यानी कि किसी व्यक्ति की जो रेपुटेशन और डिग्निटी है उसको हार्म नहीं होना चाहिए, है ना। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन आप उसका यूज़ करके किसी की डिग्निटी को हार्म ना पहुंचाओ, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरा एक केस था
तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो थी, आपको पता होगा पहले, जयललिता, उनका केस था। उसमें क्या हुआ था कि जयललिता ने इसका मिसयूज़ किया था और क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लगा दिया था, ठीक है ना। तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला था कि कोर्ट ने ये बोला था, भैया आप जो है ना ये डिफेमेशन का, अगर आप सबसे पहले तो एक पब्लिक फिगर हैं, ठीक है ना, आप एक नेता हैं, ठीक है, आप एक चीफ मिनिस्टर हैं एक राज्य के, और अगर आपके खिलाफ कोई बुरा बोल रहा है और आप फिर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का केस लाके उस व्यक्ति को परेशान कर रहे हो, तो आप तो डेमोक्रेसी को ही दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये देखिए, सफोकेट डेमोक्रेसी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पब्लिक फिगर हैं, ठीक है ना, आपको क्रिटिसिज्म फेस करने होंगे, ठीक है ना, तभी आप राजनीति में आए, वरना ना आए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट थे। तो हमने ये पूरा डिफेमेशन केस को समझा। अब चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, इट इज़ रिलेटेड विथ फ्यूरोसिस। तो देखिए, फ्यूरोसिस को हम बाद में समझेंगे, पहले हम कंटेस्ट को समझते हैं, ठीक है। हुआ क्या है, रिसेंटली द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी टेक्निक का इजाद किया है जिसकी मदद से आप बिना किसी इक्विपमेंट के अपनी आँखों से ही इस बात का पता लगा सकते हैं, मतलब देख कर या पता लगा पाएंगे कि ये जो पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर आपके पास अवेलेबल है, उसमें फ्लोराइड का कंटेंट मौजूद है या नहीं। आपके घर में ही आप उसका पता लगा सकते हैं, आपको कहीं स्पेशल साइंटिफिक लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा, कैसे काम करेगी ये टेक्निक, तो देखिए, इसमें टेक्निक में यूज़ किया जाएगा पुश पुल क्रोमोफोस बेस्ड, ठीक है ना। बचपन में आपने क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे एक पेपर आपको दे दिया जाता है, एक इंक का, यहाँ पे इंक डाल दी जाती है, एक ड्रॉप डाल दिया जाता है, ठीक है ना, फिर उसको ऐसे बीकर में डाला जाता है और वो पानी फिर ऊपर रेस करता है। इस प्रकार की कुछ टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें किस किस चीज़ों का यूज़ किया जाएगा, 1144 टेट्रासाइनो 13 ब्यूटाडाइन, ठीक है ना, इस कंपाउंड का यूज़ किया जाएगा। इसमें होगा क्या कि आप जैसे ही इसको पानी में डालेंगे, ठीक है ना, इस कंपोनेंट को, एक क्या करेंगे आप, सबसे पहले ऐसा एक आप पेपर लेंगे, पेपर में आप थोड़ा सा आपका पानी डालेंगे, ठीक है। पानी जब जैसे ही वो सूख जाएगा, ठीक है ना, 1-2 बूंद पानी सूख जाएगा, फिर आप उसमें ये डालेंगे, ठीक है, ये कंपाउंड डालेंगे। इसको शॉर्ट में बोलते हैं TCBD। जैसे ही आप ये कंपाउंड डालेंगे, वो अपना कलर चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर वो कलर चेंज कर ले रहा है तो यानी कि समझ जाइए वो उसमें फ्लोराइड के आयंस मौजूद हैं, ठीक है ना। कितनी ईजी टेक्निक है, आप घर पर ही पता कर सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा फ्लोरोसिस के बारे में समझते हैं। फ्लोरोसिस क्या होता है, देखिए, ये एक टाइप की बीमारी है, ठीक है ना। ये बीमारी क्यों कॉज होती है, अगर आप ऐसे पानी का सेवन कर रहे हैं, ठीक है ना, लगातार काफ़ी लंबे समय तक, जिसमें फ्लोराइड के कंटेंट्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जाके ये बीमारी को जन्म देते हैं, फ्लोरोसिस को, ठीक है। अब ये जो बीमारी है ना, ये कई प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो ये हो सकती है डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटन फ्लोरोसिस और नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस, ठीक है। WHO ने एक लिमिट तय की है कि ड्रिंकिंग वाटर में जो फ्लोराइड का कंटेंट है वो 1.5 mg पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कंटेंट फ्लोराइड का मौजूद है पानी में तो वो पीने योग्य नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये जो बीमारी है ना, इसकी ये कुछ ऐसी दिखती हैं। अगर आपको डेंटल फ्लोरोसिस हुआ है तो ये देखिए, आपके दांत जो है ना, ये ऐसे कितने गंदे से दिखने लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्केलेटन फ्लोरोसिस है तो ये आपके पैर जो है ना, वो ऐसे कुछ हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए ताकि ये इमेज आपको याद रहे, ठीक है। और नॉन स्केलेटन फ्लोरोसिस है तो ये आपके पैरों के बीच में जो दूरी है ना, गैप है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पतले पतले पैर हो जाएंगे और गैप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इससे होगा कि आपको जॉइंट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, आर्थराइटिस वगैरह की समस्या भी आपको आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फ्लोरोसिस के बारे में। चलते हैं आगे। अगले जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है ब्रूस के रिलेटेड, ठीक है। पहले हम कंटेस्ट को समझते हैं, फिर हम ये ब्रूस के बारे में समझेंगे कि ब्रूस है क्या। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रूस है ना, एक ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। कहाँ का ट्राइबल ग्रुप है ये, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम कंटेस्ट समझते हैं। क्या हुआ है, इन ब्रूस को एक लैंड प्रोवाइड की गई थी सेटलमेंट के लिए, ठीक है ना। कहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, त्रिपुरा में। तो इन्होंने जिस साइट पर इनको रिसेटल किया जा रहा था ना, उस साइट पर रिसेटल होने से मना कर दिया, यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि भैया हमें ये जगह नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, इनको रिसेटल करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या इशू है पूरा, आइए हम पूरा बैकग्राउंड के साथ समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्या हुआ था ना कि ये जो सबसे पहले आपको ब्रूस के बारे में पता होना चाहिए कि ये ब्रूस है कहाँ के। ये ब्रूस जो है ना, वो नॉर्थ, यहाँ पे आप मैप देखिए,
ये जो पूरा एरिया है ना, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये इस एरियाज़ के ट्राइब हैं, है ना। ये जो 4 स्टेट है ना, ये यहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ असम के एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो त्रिपुरा स्टेट है आपका, वहाँ के ये नेटिव हैं, ठीक है ना, यानी कि त्रिपुरा स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या था, बात है 1997 की, ठीक है ना। बहुत मास किलिंग हुई थी इनकी, मतलब कि एथनिक क्लिनजिंग की गई थी, कहाँ पर, मिज़ोरम में, ठीक है ना। इनके खिलाफ वायलेंस हुआ था काफ़ी ह्यूज लेवल पर मिज़ोरम में। क्यों? क्योंकि मिज़ोरम में ऐसा माना जाता है ना कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये लोग हमारे यहाँ पर आकर बस गए हैं, तो इनको बाहर निकालो, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ, तो मिज़ोरम से ये लोग भागे। अब भाग कर गए कहाँ, आसपास के स्टेट में जाके ये बस गए। ये आपका मिज़ोरम था, तो मिज़ोरम के आसपास के स्टेट, ये कुछ भाग के मणिपुर चले गए, कुछ भाग के त्रिपुरा चले गए, कुछ भाग के असम चले गए, ठीक है। तो अब इनको रीसेटल करा जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है इनको रीसेटल? जो ये गए थे इनको रीसेटल किया जा रहा है त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में रिसेटल किया जा रहा है। अब त्रिपुरा में क्यों इनको रिसेटल किया जा रहा है, क्या रीज़न है? तो मैंने आपको बताया, ये त्रिपुरा के नेटिव्स हैं, ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरा के हैं, और त्रिपुरा में इनको पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप का भी स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि पीवीटीजीज जो आपकी ट्राइब्स होती हैं, मैंने आपको ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम पीवीटीजीज के बारे में पहले के आर्टिकल्स में, ठीक है। तो ये त्रिपुरा की पीवीटीजी ग्रुप का इनको दर्जा प्राप्त है, ठीक है, इसीलिए इनको त्रिपुरा में बसाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद सॉल्यूशन क्या था? ये जो इतनी क्लिजिंग हुई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस बात का डिसाइड किया था इनको दोबारा से रिसेटल किया जाएगा। हमने पूरा ये प्लान डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से इनको रिसेटल किया जा रहा है त्रिपुरा में, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि ब्रूस कहाँ के हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये पीवीटीजीज हैं, ठीक है। अब पीवीटीजीज आया है, तो आप मुझे बताइए कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी ट्राइब्स हैं जिनको पीवीटीजीज का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में, ठीक है। तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 13 एक पर्टिकुलर स्टेट में हाईएस्ट पीवीटीजीज हैं, जहाँ पर उनका नंबर 13 है, यानी कि 13 पीवीटीजीज एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे उस स्टेट का नाम बताना है, ठीक है ना, वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर 13 मतलब कि मैक्सिमम जो है वो है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है झारखंड, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको हमारा आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।